पड़ोसी देश नेपाल में सरकार का गठन हो चुका है। 12 सितंबर को सुशीला कार्की अंतरिम सरकार की मुखिया के रूप में शपथ ले चुकी है, लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या नेपाल में स्थायी रूप से शांति बहाल हो पाएगी। इसी विषय पर राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज के ब्यूरो चीफ पीयूष त्रिपाठी ने संपादक समन्वय अभयानंद शुक्ल से खास बातचीत की। नमस्कार, आरपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पीयूष त्रिपाठी। हमारे साथ हैं हमारे संपादक समन्वय अभयानंद शुक्ल जी। ये जो चर्चा है ये राष्ट्रीय प्रस्तावना मीडिया समूह के आरपी न्यूज पर की जा रही है, जिसे आप देख रहे हैं। आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले आज नेपाल की बात करूंगा। नेपाल में सरकार का गठन हो चुका है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो चुकी है। अभयानंद जी, 12 सितंबर को सुशीला कार्की ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली नेपाल में, और 15 को 3 मंत्रियों ने भी ले ली। उसके बाद अब क्या स्थिति है? आज 16 तारीख हो गई। पीयूष जी, 9 सितंबर को शुरू हुआ आंदोलन, 11 तारीख सितंबर को लगभग जो है समाप्ति की ओर था। उसके बाद सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई, और 12 तारीख की रात में 9 बजे के आसपास सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। हालांकि वहां के भाषा से अंतरिम सरकार का अध्यक्ष कहा जा रहा है। मीडिया में यह प्रधानमंत्री गलत इस्तेमाल हो रहा है। एक्चुअली वह अंतरिम सरकार की मुखिया बनाई गई है, अध्यक्ष बनाई गई है। जी। सब प्रधानमंत्री कह रहे हैं, तो हम भी प्रधानमंत्री ही कहें। तो 12 तारीख को उन्होंने शपथ ले लिया, और उसके बाद 15 तारीख को उनके 3 मंत्रियों ने भी शपथ ले लिया है। इसमें पहले हैं कुलमान घिसिंग। कुलमान घिसिंग जो है वहाँ के विद्युत बोर्ड के अध्यक्ष रहे हैं, और इनकी बहुत अच्छी छवि है। इतनी अच्छी छवि है कि इन्होंने नेपाल के विद्युत बोर्ड को घाटे से उबारा, और नेपाल को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई, और बची बिजली दूसरे देशों में बेची भी। तो इनकी इमेज तो ठीक है, और ये पहले मंत्री हैं। दूसरे हैं ओम प्रकाश आर्याल। ये ओम प्रकाश आर्याल की अपनी कोई इमेज नहीं है। इनकी खासियत सिर्फ ये है कि काठमांडू के मेयर बालेन शाह के समर्थक हैं, उनके मीडिया सलाहकार हैं, उनके खास हैं। क्योंकि बालेन शाह आ नहीं सकते थे, उन्होंने पहले ही कह दिया है कि हम सरकार में नहीं आएंगे। उनकी दरअसल इच्छा ये है कि वो अगला जब चुनाव होगा उसमें सक्रिय भागीदारी निभाएंगे, और कोई दाग न लगे इस अंतरिम सरकार में, इसलिए भी बचना चाहते हैं। उन्होंने अपने एक आदमी को सरकार में डाल दिया है। तीसरे हैं रामेश्वर खन्ना। ये ऑन मेरिट आए हैं। ये देश के वित्त सचिव रह चुके हैं जी, और इनको मेरिट के आधार पर सरकार में लिया गया है। तो अभी तक की जो सूची है उसमें राजशाही समर्थकों का कोई रोल मुझे अभी तक इस लिस्ट में दिखा नहीं है। लेकिन यहाँ यह बताना जरूरी है कि जब सरकार गठन की प्रक्रिया चल रही थी, उस समय सुशीला कार्की के साथ जो दूसरा नाम बहुत तेजी से उभर के आ रहा था, वो उनका नाम था दुर्गा परसाई जी। मतलब उस समय स्थिति ये थी कि सेना के अधिकारी और बाकी लोग जो बातचीत कर रहे थे, कभी दुर्गा परसाई को बुलाएं, कभी सुशीला कार्की को बुलाएं। लग रहा था कि दोनों का पलवा जो है एकदम ऊपर नीचे हो रहा था, एकदम वाइल्ड टिक पर अचानक आ गया। तो इसमें एक चीज तो क्लियर है कि दुर्गा परसाई जो है कहीं न कहीं से उनको लाने की कोशिश की गई। ये अलग बात है कि हो सकता है कि जैन जी के दबाव में फिर उनका मामला वो हो गया हो, लेकिन राजशाही इसमें कहीं कहीं इन्वॉल्व होने की कोशिश में थी, क्योंकि जैन जी का आंदोलन भी हामी नेपाल ग्रुप ने किया था, जो एनजीओ है। और हामी नेपाल ग्रुप को ही अमेरिका से फंडिंग होती है, और अमेरिका के ही इशारे पर राजशाही ने पिछली बार जो है वहाँ आंदोलन हुआ था, तो राजशाही समर्थकों ने आंदोलन किया था। तो राजशाही की भूमिका तो उसमें है। तो अगर अमेरिका समर्थक ये आंदोलन था, तो राजशाही की कहीं कहीं भूमिका होगी। शायद इसीलिए उनको दुर्गा परसाई को उसमें लाने की कोशिश की गई थी। हो सकता है आगे चल के कुछ हो जाए, लेकिन कुल मिला के है कि फिलहाल जो 3 मंत्री हैं
इनमें 2 तो क्वालिटी के आधार पाए हैं, कुलमान घिसी और रामेश्वर खानल, लेकिन ओम प्रकाश आर्याल के सिर्फ यही क्वालिटी है वो मालिन शाह के समर्थक हैं। जी। तो अब सरकार चलने लगी है, देखिए आगे क्या होता है। अभयानंद जी, आपने राजशाही की बात की, कहा माना भी जा रहा था कि राजशाही का कहीं ना कहीं कोई रोल होगा। तो एक तो ये बात है कि राजशाही का, अब राज परिवार का क्या रोल होगा इस सरकार में, पहली बात। तो दूसरा, ये नेपाल की राजनीति में चीन और अमेरिका बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। जी, दरअसल नेपाल एक छोटा देश है और भारत के नजदीक है, तो चाहे चीन हो चाहे अमेरिका हो, उनको भारत पर अपना एक दबाव बनाए रखने के लिए, भारत को असहज बनाए रखने के लिए, जी, हाँ, भारत को धमकाए रखने के लिए, हाँ, उनको नेपाल में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी। यही काम चीन ने किया। केपी शर्मा ओली की सरकार के जरिए चीन का बहुत प्रभुत्व था जब केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री थे। अब अमेरिका को मौका मिला 2 कारणों से। एक तो इसके पहले जो राजशाही का आंदोलन हुआ था वो अमेरिका के इशारे पर हुआ था, इसको थोड़ा समझना होगा। राज परिवार के एक सदस्य जो राजा ज्ञानेंद्र के नाती पोते कहे जाते हैं, वो अमेरिका में रहते हैं। 24-25 साल उनकी उम्र है। तो जो चर्चाएं हैं वो ये है कि ओली सरकार के समय में पुलिस के सिक्योरिटी में, बताते पुलिस सिक्योरिटी में गाय की हत्या की गई थी और उसका वीडियो बना के प्रचारित किया गया था। तो बताते हैं कि वो जो राज परिवार के हृदय शाह थे, उनको ये बात बहुत बुरी लगी। हाँ, तो वो अमेरिका से नेपाल भी आए थे। ये सूचनाएं हैं कि अमेरिका से नेपाल आए थे और आने के बाद उन्होंने अपने बाबा ज्ञानेंद्र शाह से बात की और उन्होंने अमेरिका के राजदूत से बात किया यहाँ पर, और भारत के राजदूत से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन बताते हैं कि किन्हीं कारणों से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई और वो फिर वापस लौट गए। वहां बताया जाता है कि वहां अमेरिका के पैसे से उन्होंने ऑनलाइन इसके लिए जो है आंदोलन चलाया और उसी की परिणति थी मार्च का जो राजशाही समर्थक आंदोलन था। जब वो असफल हो गया तो फिर अमेरिका ने हामी नेपाल को, हामी नेपाल एनजीओ को अपने फंडिंग की और उसके जरिए जैन जी का ये आंदोलन हुआ। तो आप ये मान के चलिए, ये तय है कि जैन जी का आंदोलन भी जो है अमेरिका के इशारे पर हुआ है ताकि चीन का वर्चस्व यहाँ पर कम किया जा सके। हाँ। और अमेरिका इससे पहले श्रीलंका में भी कर चुका है, बांग्लादेश में भी कर चुका है। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि आसपास के, भारत के आसपास उसको जो है अपनी उपस्थिति चाहिए ताकि उसको धमकाने का, अड्डा लेने का मौका मिले। हालांकि तो भारत को क्या अड्डा मिलेगा, आप टैरिफ के मामले में देख ही चुके हैं। लेकिन मतलब ये है कि चाहे वो चाहते हैं कि डिस्टर्ब कर सकें, चाहे चीन हो चाहे अमेरिका हो, वो चाहते हैं कि हम नेपाल में बने रहें ताकि इसके जरिए भारत को हम थोड़ा दबाव बना सके। बिल्कुल। तो राजशाही की भूमिका तो है, क्योंकि अभी आंदोलन शुरू होने के कुछ दिनों पहले राजा ज्ञानेंद्र शाह अपने किसी फार्म हाउस से जब आए थे तो उनका बहुत स्वागत हुआ था। लोगों ने खूब नारे लगाए कि नारायण हिती खाली करो, राजा आते हैं। तो एक मैसेज देने की कोशिश की और बहुत भीड़ भाड़ हुई थी। हालांकि केपी शर्मा ओली की सरकार ने उस समय इसको प्रतिबंधित किया था, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था, लेकिन एक प्रयास हुआ तो था। और दूसरा प्रयास इस सरकार को प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय इनको दुर्गा परसाई को ला कर किया गया। तो इंटरेस्ट तो चाहे अमेरिका हो चाहे चीन हो चाहे राजशाही हो, सबका है। अब देखना ही है कि आगे चल के किसकी ऊंची होती है। फिलहाल तो क्योंकि जैन जी का एक आदमी है इसमें, वो जो मालिन शाह का समर्थक है, तो जैन जी की एंट्री तो हो गई है। जैन जी की एंट्री हो गई है, मतलब अमेरिका की भी हो गई है। तो अब ये आगे क्या होगा, क्या स्वरूप बनेगा, कैसी स्थितियां होगी, ये देखने वाली बात होगी। और इसमें खास बात यह है, संसद को भी इसीलिए भंग किया गया है। ये संसद को इसीलिए भंग किया गया है कि उसमें जो बचे कुचे चीन समर्थक रह गए हैं उनका भी प्रभाव खत्म कर दिया जाए। ताकि जब अगला चुनाव हो तो सिर्फ और सिर्फ
गैर चीन समर्थक हूँ, अमेरिका समर्थक भले ना हो लेकिन गैर चीन समर्थक हूँ जी। आप गौर करेंगे, आपको सूचनाएं मिली होंगी कि संसद भंग करने के फैसले के खिलाफ वहां के 8 प्रमुख दलों ने बाकायदा वो किया था कि गलत है, या संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है, ऐसे है वैसे है, और उन्होंने कॉल की थी अपने समर्थकों को कि आप इसका विरोध कीजिए। हालांकि विरोध की कोई सूचना है नहीं, क्योंकि सेना इसमें बहुत टाइट है। और सेना के बारे में बता दूं कि सेना तो पूरी कोशिश में है कि राजशाही आ जाए, इसीलिए वो वाइल्ड एंट्री के रूप में ये जो दुर्गा परसाई को घुसाया था दावेदार के रूप में यह है। शिवला जी, अब अंतिम सवाल अब ये देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये सवाल सबसे बड़ा है कि ये सारी जो परिस्थितियां बनी, आंदोलन हुआ, प्रधानमंत्री का गठन हुआ, अब राज परिवार और सेना का क्या दबदबा किस तरह से हो सकता है, ये सारी चीज, क्या अब नेपाल शांत रहेगा? अब नेपाल शांत रहेगा या नहीं ये तो नेपाल की जनता ही बेहतर बता सकती है जी। लेकिन वहां की राजनीति में दखल रखने वाले और वहां की राजनीति को अच्छी तरह समझने वाले लोगों का कहना है कि यह तूफान के आने के पहले की शांति है। वहां पर भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी रह चुके, नेपाल में प्रसार भारती के विशेष संवाददाता रह चुके और वहां के दूतावास नंबर 2 के अधिकारी रह चुके राम सागर शुक्ल का कहना है कि यह शांति जो है स्थायी नहीं है। वहां की स्थितियां ऐसी हैं कि इसको अस्थायी बनने ही नहीं देगी। वहां की जनता बहुत भोली भाली है, अब भी उसके मन में राजा के प्रति जो है सम्मान बना हुआ है और राज परिवार के प्रति उनकी है, यानी लोग राजशाही को पसंद करते हैं क्योंकि उन्होंने तुलना किया कि ये 17 साल की जो लोकशाही, सो-कॉल्ड लोकशाही रही जी, उनका लोगों का मानना है कि इससे बेहतर तो वहां की राजशाही थी। भाई इस लोकशाही में हुआ क्या, टुकड़े टुकड़े में किसी को पूर्ण बहुमत मिला नहीं, सबने थोड़ी सांसद बने और कभी इनके साथ समझौता करके, कभी इनके साथ समझौता करके, कभी इनके साथ समझौता करके सरकारें चलती रही। और जब समझौते की सरकार होती है तो राज्य हित और राष्ट्र हित खत्म हो जाता है, व्यक्तिगत हित होता है। शायद इसीलिए वहां के नेता अमीर होते गए और वहां की जनता गरीब होती गई। और इसी का कारण है कि जन जी का जो आंदोलन है सभी नेताओं पर था, मतलब शर्मा ओली के खिलाफ नहीं था, चाहे वहां पहले प्रधानमंत्री रहे हो, चाहे और कोई भी रहा हो, सांसद नेता जो भी रहे हो। आप बताइए, शेर बहादुर देवबा जो वहां के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनकी पत्नी उनकी पिटाई की, उनकी पत्नी की पिटाई की और घर को आग लगा दिया। नतीजा ये हुआ कि सांस फूलने से उनकी पत्नी मर गई। तो रोज देखिए कि मतलब, और वो जो नेपोटिज्म का जो सिस्टम है कि नेताओं के लड़के सब जो है अपना अयाशी कर रहे हैं और यहाँ लोग भूखों मर रहे हैं, ये चीजें थी। लेकिन राजा के समय में ये बात नहीं थी, राजा का परिवार ही खाली था। भाई अयाशी करने की, मान लीजिए अयाशी ही कहेंगे उसको, तो एक राज परिवार ही था, तो वहां पे जनता वो थी। तो और तो उस समय शांति भी थी। राजशाही जाने के बाद जितनी अशांति आई है ये लोग देख रहे हैं। तो लोगों का तो यही कहना है कि भाई ये अभी पूरी तरह शांति नहीं है, इसको ये कह सकते हैं कि तूफान के पहले की शांति है। और हम तो यही चाहेंगे, आप भी चाहेंगे कि नेपाल हमारा पड़ोसी है, हमारा शांत रहे, बेटी के साथ संबंध है, क्योंकि उसमें जब भी अशांति होती है तो हमें परेशानी। कारण क्या है कि हमारी 17 से 51 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है नेपाल से, और हमारी सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक पूरी SSB जो हमारी वो है उसकी सुरक्षा में लगी रहती है, बाकी लोकल पुलिस रहती है। अभी जो 14,000 कैदी जिलों से भागे हैं उनमें से 100-150 बॉर्डर पार करने की कोशिश में पकड़े गए हैं। ना जाने कितने हैं, हो सकता है कुछ घुस भी गए हों, लंबी से सीमा कुछ कहा नहीं जा सकता। तो भारत के लिए भी चिंता की बात रहती है नेपाल में अगर कुछ होता है तो। इसको आप यही मान लीजिए कि नेपाल तूफान के आने की पहले की शांति है। कोई बड़ा तूफान तो आने वाला है, क्योंकि आप ये देखिए कि जिनके लड़के इस आंदोलन में मर गए हैं जी, क्या वो लोग क्या वो शांत बैठेंगे? वो उनके प्रधानमंत्री निवास आवास के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया था।
मतलब सुबह से लेकर शाम तक प्रदर्शन करते रहे और रात तक उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, और मुलाकात की सूचना अभी तक नहीं है कि उनकी प्रधानमंत्री से मुलाकात नहीं है। तो ये चीज भी भाई, आप जनता के लिए सरकार बनी है और जनता से ही आप मुलाकात नहीं करेंगे तो दिक्कत की बात होगी। तो अभी तक कोई सूचना नहीं है कि प्रधानमंत्री ने या सरकार किसी व्यक्ति ने उनसे मुलाकात करके उनकी बात सुनी हो। उनका सिर्फ एक ही कहना है कि तुरंत इन सभी लोगों को के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिनके चलते ये जिसने गोली चलाने का आदेश दिया हो, तमाम चीजें की हो। तो अभी पूरी तरह से शांत तो नहीं कर सकते, हाँ फिलहाल के लिए हम शांति कह सकते हैं, लेकिन तूफान के आने के पहले की शांति है। धन्यवाद अभयानंद जी। समय कम है इसलिए अब हम इस चर्चा को यहाँ पे विराम देंगे, लेकिन अभयानंद जी ने एक बड़ी बात कही है कि जो शांति दिखाई दे रही है तूफान के पहले की शांति है, लेकिन हम लोग यही कामना करेंगे कि ये शांति बहाल रहे और एक स्थिर सरकार नेपाल में चले, चाहे वो राजशाही की हो या लोकशाही की हो, सरकार स्थिर रहे। क्योंकि जब सरकार स्थिर रहेगी और शांति रहेगी तो हमारे यहाँ भी, हमारे देश की भी समस्याएं कम होंगी। सुरक्षा और जिन चीजों पे हमारा खर्च होता है और जो हमारा व्यापार प्रभावित होता है वो चीजें नहीं होंगी। हमारे आवागमन, रोटी बेटी के संबंध जैसे आप बता रहे हैं अभयानंद जी, ये सारी चीजें हैं। व्यापार, सबसे बड़ा तो व्यापार हमारा प्रभावित होता है, और अगर हमारा पड़ोसी डिस्टर्ब है तो हम भी डिस्टर्ब होंगे। तो हम यही कामना करते हैं कि नेपाल में शांति बनी रहे। अगली चर्चा में हम आपसे फिर जल्दी जुड़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप देखते रहें आरपी न्यूज।